पवन और सोनिया भाई बहन हैं। पवन सोनिया से उम्र में 1 ही साल छोटा है, मगर काफी चंचल और जिज्ञासु स्वभाव का है। उनको और उनके पिताजी को घूमने फिरने का बहुत शौक है। हर बार गर्मी की छुट्टियों में पूरा परिवार किसी नई जगह घूमने जाया करता है। एक दिन दोनों घर के पास वाली छोटी नहर में नहा रहे थे। पिताजी की उस दिन छुट्टी थी, वे भी उनके साथ ही थे। पवन, चलो देखते हैं कौन पानी में ज्यादा देर तक सांस रोक सकता है। ठीक है सोनिया। दोनों पानी में डुबकी लगाते हैं। पवन कुछ ही देर सांस रोक पाता है, सोनिया अधिक समय तक सांस रोक लेती है। तुम हार गए। देखा, मैंने कितनी देर तक सांस रोक के रखी थी। तो तुम भी कोई बहुत ज्यादा देर तक थोड़ी ना रोक पाई हो। हाँ, अब हम कोई डॉल्फिन तो है नहीं जो कि लंबे समय तक पानी के नीचे सांस रोक पाए। सोनिया, जरा सोचो, पानी में रहने वाली मछलियों और अन्य जलीय जीवों की बनावट हमसे कितनी अलग होती है। सही कहा। मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है, जो इनको पानी में चलने में सहायता करता है। जलीय जीवों की पूंछ और मछलियों की शल्क भी गति करने में सहायक होते हैं। बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि डॉल्फिन कैसे सांस लेती है और यह मछलियों के सांस लेने से किस प्रकार अलग होता है? डॉल्फिन्स अपने सर पर बने छिद्र से समुद्र की सतह पर आकर सांस लेती हैं। वो पानी को बाहर फेंकती हैं और साफ हवा अंदर भर लेती हैं। हाँ, और मछलियाँ तो अपनी गिलों से सांस लेती हैं। मछुआरे जैसी ही मछलियों को पकड़कर जाल से बाहर निकालते हैं, वो छटपटाने लगती हैं और अगर उन्हें पानी में वापस नहीं डालें तो कुछ ही समय में मर भी जाती हैं। सही कहा। क्या तुम्हें याद है, जब हम गोवा घूमने गए थे तब हमने वहाँ के मछली घर में कितनी अलग अलग तरह की मछलियाँ देखी थीं? हाँ, कुछ कुछ याद तो है। वैसे घूमने से याद आया, मुझे राजस्थान में ऊंट की सवारी करके बड़ा मजा आया था। बच्चों, ऊंट की सवारी की तो मैंने बेहद सुंदर तस्वीरें भी ली थी। हाँ पिताजी, मेरा मन कर रहा है वो तस्वीरें देखने का। क्यों ना घर चलकर हम अपनी एल्बम देखें? हाँ, मुझे भी देखनी है। बच्चे फैमिली एल्बम देखने के लिए उत्साहपूर्वक घर की ओर चल पड़ते हैं। घर पहुंचकर वे एल्बम निकालते हैं, खोलते हैं और तस्वीरें देखने लगते हैं। ये देखो, हमारी ऊंट वाली तस्वीर। ऊंट वाले अंकल ने हमें बताया था कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, क्योंकि वह गर्म रेतीले रेगिस्तान में घंटों तक यात्रा कर सकता है। हाँ, उन्होंने ये भी बताया था कि उसकी कुबर में वसा होती है, जिससे वह लंबे समय तक भोजन के बगैर रह सकता है। ऊंट को पसीना भी नहीं आता और वो मूत्र उत्सर्जन भी कम करता है। कमाल की बात यह है कि जब उसे पानी मिलता है तो वह एक ही बार में 100 लीटर से भी अधिक पानी पी सकता है। इसलिए वह इतनी गर्मी में भी कई दिन तक बिना पानी के रह पाता है। पवन, क्या तुम जानते हो, ऊंट केवल राजस्थान में ही नहीं, लद्दाख जैसे ठंडे मरुस्थल में भी पाए जाते हैं। और मजे की बात यह है कि पहाड़ों वाली ऊंट प्रजाति के 2 कुबड़ होते हैं। अच्छा, जब हम लद्दाख गए थे तब वहाँ के ऊंट नहीं देख पाए थे। लेकिन ये देखो, हमने याक के साथ कितना अच्छा समय बिताया था। बिल्कुल, याक की सवारी कितनी मजेदार थी। सिर्फ सवारी क्यों, याक का दूध भी तो कितना स्वादिष्ट था ना। दीदी, क्या याक के बाल उसे पर्वतों की घनी ठंड के अनुकूल बनाता है? हाँ, मैंने किताब में पढ़ा है कि सभी जीव अपने आसपास के वातावरण के अनुकूल ढल जाते हैं। अगर मुझे सही याद है तो इसे अनुकूलन कहते हैं। तुमने ठीक कहा। मुझे तो सबसे ज्यादा अचंभा पर्वतीय बकरियों को देखकर हुआ था। याद है कैसे वो अपने मजबूत खुरों की सहायता से पहाड़ों की ऊबड़ खाबड़ खड़ी ढलानों पर भी दौड़कर चढ़ रही थीं। हाँ, मैं भी चौंक गया था, पर उन्हें देखना मजेदार था। वैसे देखा जाए तो अपने वातावरण के अनुकूल ढलने वाले हर जीव की काबिलियत अचंभित करने वाली है। मैंने एक बार एक रोचक किताब में पढ़ा था कि अमेरिका और कनाडा के अत्यंत ठंडे इलाकों में एक वुड फ्रॉग नाम का मेंढक रहता है।
शीत ऋतु में जब सारा वातावरण बर्फ से ढक जाता है, तब यह मेंढक भी पूरी तरह जम जाता है। उसके दिल की धड़कन महीनों तक रुक जाती है। ऐसा लगता है कि ये मृत हो, पर ग्रीष्म ऋतु आते ही ये दोबारा जीवित हो उठता है। सच में यह तो बहुत ही अद्भुत है। मुझे यह तो पता है कि भालू जैसे कई जीव शीत ऋतु में महीनों तक लंबी और गहरी नींद सो जाते हैं और इसके लिए वह ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक भोजन करके अपने शरीर में वसा जमा करते हैं। लेकिन ये मेंढक तो इनसे भी आगे निकला। बच्चों, अगर देखा जाए तो सिर्फ गति करने वाले जीव ही नहीं, पौधे भी अपने वातावरण के हिसाब से ढल जाते हैं। जैसे वर्षावनों की पत्तियां बेहद बड़ी होती हैं ताकि उनकी सतह से अधिक वाष्पोत्सर्जन, जिसे हम इवेपोरेशन भी कहते हैं, वो हो सके। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ जरूरत से अधिक जल होता है। और मरुस्थल के पौधे? मरुस्थल के पौधों की पत्तियां या तो बिल्कुल छोटी होती हैं या कांटों में बदल जाती हैं ताकि इनकी सतह से कम वाष्पोत्सर्जन हो। इन पौधों की जड़ें भी जमीन में काफी गहराई तक जाती हैं ताकि अधिक से अधिक पानी सोख सकें, क्योंकि वहाँ जल की बहुत कमी होती है। पिताजी, ये सारी तस्वीरें देखकर मेरा मन फिर से कहीं घूमने का हो रहा है। इस बार छुट्टियों में हम कहाँ जाएंगे? ये तुम दोनों बच्चे सोचकर बता देना। अभी भोजन बनाने का समय हो गया है। मैं कुछ अच्छा सा पकाता हूँ। चलिए पिताजी, मैं आपकी मदद करती हूँ। पवन, तब तक तुम सोचो कि हमें कहाँ जाना चाहिए।